आज हम भूगोल विषय स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी समकालीन भारत की दूसरी पुस्तक है। और उस दूसरी पुस्तक के अंदर आपका प्रथम अध्याय है ये, जिसका नाम है भारत का आकार एवं उसकी स्थिति। ठीक है, भारत का आकार एवं उसकी स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, भारत के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थिति कैसी है, इसका आकार कैसा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी सर्वांगीण आर्थिक विकास में बहुत अद्भुत प्रगति हुई। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले आप देखिए ये नक्शा, मानचित्र देखिए विश्व का। सबसे पहले आप देखिए, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और आपके अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आप मानचित्र में देख रहे हैं हमारे भारत की स्थिति। आप देख सकते हैं भारत जो है मध्य एशिया के अंतर्गत स्थित है, और मध्य एशिया में भारत की स्थिति आप देख रहे हैं। ठीक है, हम जानेंगे कि हमारे भारत के आकार कैसा है और भारत की स्थिति कैसी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। अब आप सबसे पहले देखिए, स्थिति के बारे में पढ़ते हैं हम सबसे पहले, और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करती हूँ वह आप सभी मुख्य बिंदु के रूप में अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है, और आपके इसमें से कम 25 क्वेश्चन आपके यहीं पर रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें, भारत जो है वो एक विशाल देश है ना। भारत एक विशाल देश है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। और इसका मुख्य भाग, भारत की हम जो स्थिति देखें तो सबसे पहले आप देखिए, उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण भाग के बारे में पढ़ते हैं हम। मुख्य रूप से ये भारत जो है उत्तर से 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश हमारा भारत है। ठीक है, उसके बाद 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्वी देशांतर हमारे भारत की स्थिति है। ठीक है, इसको आप मानचित्र के अंतर्गत देखिए। मानचित्र में इसकी स्थिति देखिए आप, तो ये देखिए आप भारत का मानचित्र, और इसमें आप ध्यान दीजिए, ये 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस इसकी उत्तरी अक्षांश उत्तरी स्थिति है, उत्तर की ओर स्थिति है। 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश। और फिर आप देखिए 68 डिग्री 7 सेल्सियस से, ठीक है, 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्व से आपके 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्वी देशांतर भारत की उत्तर और उत्तर से उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के अंदर की स्थिति है। आई समझ में आपको? अब आप आगे देखिए, तो भारत जो है वो इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तर से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक का है। कर्क रेखा, आपकी कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री उत्तर में 23 डिग्री 30 सेल्सियस 23 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तर में देश को लगभग कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। देश को 23 डिग्री 30 सेल्सियस देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और मुख्य भूभाग जो है दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसको हम एटलस के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले वापस अपने मानचित्र की ओर देखिए। ये आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं आपका लक्षद्वीप, उसके बाद आपका अंडमान निकोबार द्वीप, आपकी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार
ये भारत की जो स्थिति है, एक्चुअल जो स्थिति है और आकार है वो इस प्रकार का है। भारत आपको नीचे से एक प्रायद्वीपीय स्थिति वाला देश है हमारा, और इसके तीनों ओर से ये पानी से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? प्रायद्वीप का मतलब होता है जो ऐसी आकृति जो तीनों ओर से पानी से घिरी हुई हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो अरब सागर इस साइड में आपके पश्चिम की ओर आपके अरब सागर, और पूर्व की ओर आपके बंगाल की खाड़ी, तथा नीचे आपका हिंद महासागर है। तो तीनों ओर से पानी से घिरी हुई होने के आकृति होने के कारण हम भारत की इस स्थिति को देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो राजस्थान है वो हमारा राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आता है आपका राजस्थान। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान यहाँ पर है। अब आप आगे देखिए, अब हम इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। एक आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, उसको आप ध्यान दीजिए। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारतीय संघ राज्य का दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहलाता है। एग्जाम में आ चुका है। दक्षिणतम बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा बिंदु है। और 2004 में सुनामी लहरों के कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गया। ठीक है, सुनामी लहरों के कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गया है। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखिए, इसके आकार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। भारत के 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं पर आता है। भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल जो है वो आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन और है। तो भारत का क्षेत्रफल पूरे वर्ल्ड का 2.4% क्षेत्रफल है। ठीक है, चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत, फिर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन और बनता है कि भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। कितने नंबर का? 7वां बड़ा देश। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी है कि विश्व का 7वां नंबर का सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। उसके बाद भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? तो 15,200। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद समुद्री, फिर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन और है कि समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित कितनी है? समुद्री रेखा, समुद्री तट रेखा जो है वो आपकी है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको याद करना है, मुख्य बिंदु के रूप में इनको लिखना है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, वो है आपका नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय। दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। अब आप ये देखिए कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकड़ा होता गया। इसमें पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये 22 डिग्री वाली बात आप ये देखिए, ये यहाँ ये जो हिस्सा है सकड़ा, ये 22 डिग्री का है। ठीक है, ये 22 डिग्री अक्षांश का है। 22 डिग्री अक्षांश, ये आपका हिस्सा जो है वो 22 डिग्री अक्षांश का है, और ये आपका सकड़ा माना गया है। ठीक है, ये हम मानचित्र के अंदर देख चुके हैं। अब आप आगे देखिए, आपके पश्चिम में आपको अरब सागर और पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना डिग्री है? 30 डिग्री। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम होता है। जितना आपका चित्र में देख सकते हैं, जितना आपका पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है, उतना आपका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कम है। ठीक है, जितना पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार देखने को मिलता है, उतना आपका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार नहीं देखने को मिलता। ठीक है, फिर देखिए आप, उसके बाद आप देखेंगे आगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट एक और आता है आपका।
अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना डिग्री है? तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। फिर आप देखिए कि गुजरात से लेके, एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये आ गया, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो समय है उसमें कितने घंटे का अंतर है? तो आपको ध्यान रखना है 2 घंटे का अंतर। कितना? 2 घंटे का अंतर। तो गुजरात से लेके अरुणाचल के बीच का जो समय है वो 2 घंटे का अंतर है। और 82 डिग्री, एक नंबर का क्वेश्चन ये है, 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा को मानक याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक याम्योत्तर रेखा। 22 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की मानक याम्योत्तर, मानक जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको कहते हैं। और ये है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। और ये जो मानक याम्योत्तर रेखा है वो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर नाम की जगह है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है मानक याम्योत्तर रेखा। 82.5 डिग्री है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात अवधि पर भी इसका पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है। अब आप इसको मानचित्र के जरिए देखिए एक बार। आप मानचित्र में देखेंगे, ये रहा आपका, ये आपका गुजरात है यहाँ पे, और गुजरात से लेके अरुणाचल के बीच में जो समय है पहुँचने का वो आपका 2 घंटे का है। कितना? 2 घंटे का समय लगता है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाने का। और उसके बाद आपका मानक याम्योत्तर रेखा पूछ रहे हैं ना, तो मानक याम्योत्तर रेखा आप देखिए, ये 82.5 डिग्री, ये मानक याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री है। ये मानक याम्योत्तर रेखा एक स्टैंडर्ड टाइम को बताती है, उत्तर पश्चिम दिशाओं की ओर एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करती है। और ये भारत का मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, जिसके बारे में हम मानचित्र के जरिए समझ चुके हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर ज़िले तक होकर गुजरती है। तो आपका उत्तर प्रदेश यहाँ है और मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरती है मानक याम्योत्तर रेखा, जिसका स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री। ठीक है। अब आप आगे देखिए। और इस अक्षांश का प्रभाव जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है। ऊपर आप देखिए फैक्ट, ये भारत का मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है? भारत का मानक याम्योत्तर इसलिए माना गया है क्योंकि ये भारत के एक स्टैंडर्ड टाइम को बताता है, भारत का जो एक्चुअल जो फिक्स टाइम है उसको बताता है, इसीलिए ये मानक याम्योत्तर रेखा महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, आपने मानचित्र देखा अभी, भारत तथा विश्व। तो भारत तथा विश्व के बारे में हम जानते हैं। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड के बारे में हम जानते हैं। एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है हमारा, एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में हमारे भारत की स्थिति है। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है। तो भारत की स्थिति आप देख सकते हैं अपने मानचित्र में आप इसकी एशियाई स्थिति देख सकते हैं भारत की, पश्चिम और पूरब दोनों साइड, और पश्चिम और पूरब दोनों साइड देख सकते हैं आप विश्व के अंदर भारत की स्थिति को। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, और भारत की इसीलिए महत्वपूर्ण स्थिति के कारण भारत का जो नाम है एक महासागर के नाम पे रखा गया, और वो महासागर कौन सा है आपका? वो महासागर है आपका हिंद महासागर। एक महासागर की स्थिति बनती है, और जो स्थिति इसकी पूर्व पश्चिम के साइड में है वो और किसी देश की नहीं है, इसलिए हिंद महासागर नाम इसका पड़ा। फिर आप एक फैक्ट याद करेंगे, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? 7000 किलोमीटर कम हो गई सुएज नहर के आने से, 1869 के अंदर।
ठीक है। फिर देखिए आप, विश्व के 7 बड़े देश हैं। सबसे पहला देश आपका है रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 बड़े देश विश्व के हैं। इन 7 बड़े देशों में हमारे भारत की स्थिति देखने को मिलती है। हमारा भारत जो है वो 7वें नंबर पर है विश्व में। ठीक है, 3.28 स्थिति आप देख सकते हैं कितने लाख किलोमीटर के अंतर्गत है, कितने किलोमीटर के अंतर्गत है। और फिर आप मानचित्र देख ही चुके हैं। इसके बाद अगला एक पैराग्राफ को आप देखिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग देख रहे हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर आया। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री जो हैं वो उत्तरी पर्वत के पहाड़ी वाले पर्वतों के इलाकों से भारत में आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा ने ही समुद्री मार्ग पता किया था 1492 में, है ना। तो उसके बाद समुद्री मार्ग के रास्ते उसके बाद से खुलने लग गए। लेकिन इससे पूर्व उत्तरी पर्वतीय इलाकों में जो यात्री हैं वो उत्तरी मार्ग से ही भारत के अंदर घुसे हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। उपनिवेशों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, क्या क्या चीज़ें बाहर गई है, मसाले, मलमल का कपड़ा व्यापार के लिए अन्य स्थान से भारत विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे भारत देश में देखने को मिला। ठीक है।